मूवी की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर नान को देखते हैं जो कि प्रेगनेंसी वाले रूम में होती है एंड यहाँ पर वो अपने बच्चे को जन्म दे रही थी। फिर हमें यहाँ पर पास का सीन बताया जाता है जहाँ पर जानन की मम्मा उसे थप्पड़ मारकर चिल्ला देती है और कहने लगती है तुम्हें शर्म नहीं आती, शादी से पहले तुम प्रेग्नेंट हो गई हो। रेनन का तो गति है कि आपको अच्छे से पता है टीसी ने मुझे फ्रेम किया है, यानी कि मेरी खुद की बहन है, इसके बाद भी आप मुझे यही सुना रहे हो। निजी यहाँ पर रेनन से कहने लगती है हाँ तो इसमें कौन सी गलत बात है, और रही बात तुम्हारी तो तुम्हें मेरे पेरेंट्स बस अडॉप्ट किया था। फिर वापस से हम यहाँ पर प्रेजेंट के सीन में आ जाते हैं जहाँ पर जानन एक बच्चे को जन्म देती है जो कि एक बेबी बॉय होता है, लेकिन यहाँ पर वो बेबी बॉय कुछ बोल नहीं रहा था, यानी कि रो नहीं रहा था। तो फिर नर्स उसे वहाँ से बाहर लेकर चली जाती है। दूसरा यहाँ पर डॉक्टर को नोटिस होता है कि इसके पेट में एक और बच्चा है जो कि एक बेबी गर्ल होती है एंड जानन यहाँ पर एक बेबी गर्ल को भी जन्म देती है। दूर पर यहाँ पर हमें ली मिन को देखते हैं जो कि अपनी कार में बैठा था। यहाँ पर उसका असिस्टेंट उसे बताने लगता है कि मैडम ने अपने हॉस्पिटल में डिलीवरी दे दी है तो अभी के अभी हमें जाना होगा, अगर हमें उन बच्चों से मिलना होगा तो फिर यहाँ पर वो लोग उस हॉस्पिटल की ओर निकल पड़ते हैं। और तो यहाँ पर फिर हम डेसी को देखते हैं जिसके हाथों में रान का बेटा होता है एंड डेसी यहाँ पर सीन से मिलती है और इसे पूछने लगती है घबराहट के मारे कि तुमने जिस कंपटीशन का वादा किया था तुम वो तो मेरे लिए कर रही हो ना। यहाँ पर सीन बोलती है कि हाँ तुमने जैसा कहा है मैं वैसा ही करूँगी, बस इस बच्चे को तुम दुनिया से उठा लो, उसके बाद तुम्हें जैसा चाहिए वैसा ही होगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि मेरे फैंसी को इसके बारे में कुछ पता ना चलना चाहिए, बाकी की तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। इतना बोलकर सीन वहाँ से चली जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर इस घबराहट के मारे उस बेबी बॉय को उस बैग के ऊपर ही रखकर भाग जाती है। यहाँ पर इतने में ही हमारा ली मिनो आ जाता है, यानी कि मिनो, एंड यहाँ पर उस बच्चे को रोता हुआ पाता है और असिस्टेंट उसे कहने लगता है कि मुझे तो लगता है कि शायद से मैडम इसे यहीं पर छोड़कर चली गई हैं क्योंकि मैडम इस बेबी को एक्सेप्ट करना नहीं चाहती हैं। फिर यहाँ पर ली मिनो उस बेबी को एक्सेप्ट कर लेता है। दोस्तों यहाँ पर व्हील चेयर पर एक और जा रही होती है जो कि कोई और नहीं बल्कि रैनन होती थी, लेकिन यहाँ पर मीनू उसका फेस नहीं देख पा रहा था क्योंकि उस बालक की वजह से रैनन का फेस ढक चुका था। लेकिन यहाँ पर रैनन का नेकलेस नीचे गिर जाता है तो यहाँ पे मीनू के हाथ में वो नेकलेस आ जाता है। मीनू को यहाँ पर पास का सीन याद आने लगता है जहाँ पर एक लड़की इसके साथ मेकआउट कर रहा था एंड मेकआउट करते वक्त उस लड़की ने कुछ ऐसा ही नेकलेस को पहना हुआ था। तो फिर यहाँ पर वो नेकलेस दे देता है नर्स को। नर्स यहाँ पर उसे थैंक यू बोलकर वहाँ से वो दोनों अपना अपना रास्ता बदल लेते हैं। दूसरा फिल्म में यहाँ पर सीधा 6 ईयर का बाद के सीन देखते हैं जहाँ पर रैनन होती है अम्यूजमेंट पार्क में एंड यहाँ पर उसका स्टॉल होता है। साथ साथ में हम वहाँ पर उसकी क्यूट सी प्यारी सी बेबी को भी देखते हैं जिसका नाम एमी होता है। एमी यहाँ पर अपनी मम्मा को यानी कि रैनन को प्रेस कर रही होती है कि मम्मा आप तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो, और उसकी मम्मा कहती है हाँ आज हमारा बहुत सारा प्रॉफिट हुआ है तो हम इनसे तुम्हारे लिए एक स्पेशल डोर लेने चल सकते हैं। एमी भी यहाँ पर इस बात को सुनकर बहुत खुश रहती है। इतने में वहाँ पर उस स्टोर का मैनेजर आता है यानी कि ओनर, जिसे यहाँ पर उसने ये स्टॉल लगाने की परमिशन दी थी। तो फिर यहाँ पर जानन उससे सारी बात बताते हुए बोनस के बारे में बात करने लगती है। ये मैनेजर उसे कहने लगता है कि बोनस का तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अगर तुम मुझसे शादी करना चाहो तो। रैनन यहाँ पर मैनेजर से माफ़ी मांगने लगती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर देना, आप देख ही सकते हो कि मेरी ऑलरेडी एक बेटी है और मैं शादीशुदा हूँ तो मैं आपके साथ शादी कैसे कर सकती हूँ। यहाँ पर उस मैनेजर को गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसे पता नहीं होता कि उसकी बेटी भी है। और तो यहाँ पर वो उसे कहता है कि बोनस की बात हम किसी और दिन करेंगे और गुस्से में यहाँ से बोलकर चला जाता है। इसके बाद में यहाँ पर रैनन सोचने लगती है कि जल्द से जल्द अगर मैंने शादी नहीं की तो ये मैनेजर मुझे बार बार परेशान करता रहेगा, लेकिन आदमी शादी करने के लिए ये लड़का ढूंढेंगे कहाँ से। फिर हम यहाँ पर देखते हैं एरिक को, और एरिक कोई और नहीं बल्कि रैनन का ही दूसरा बेटा होता है एंड यहाँ पर उसके हाथों में माइक्रोफोन था जहाँ पर वो चिल्ला चिल्ला कर सभी को अपने डैडी के बारे में बता रहा था ताकि वो अपने घर के लिए उनके लिए एक वाइफ ढूंढ पाए। इतने पर ही उसका डैडी आ जाता है जो कि उसे चिल्लाने लगते हैं। यहाँ पर एरिक उससे बोलने लगता है कि मैं आपके लिए तो काम कर रहा हूँ, आप खुद तो अपने लिए एक वाइफ ढूंढ नहीं सकते हो, सारा का सारा काम मुझे करना पड़ता है। यहाँ पर एरिक की बात सुनते हुए उससे सीन भी हंसने लगता है। फिर बाद में यहाँ पर मिन्नो को गुस्सा आता है तो वो एरिक को जबरदस्ती वहाँ पर हॉर्स से उतरकर घर चलने के लिए कहता है। और दूसरा यहाँ पे एमी होती है जो यहाँ पे देख रही थी तो अपनी मम्मा से कहने लगती है कि मम्मा उस तरफ देखो, वो अंकल उस छोटे से बच्चे को बुली कर रहे हैं। यहाँ पर एरन को ये देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं आता और उसे गुस्सा आ जाता है। फिर वो यहाँ पर एक फुल वाटर ऑफ कप लेकर जाती है और चिल्लाने लगती है मिन्नो पर। साथ ही साथ वो उसके ऊपर पूरा का पूरा ग्लास भी फेंक देती है एंड यहाँ पर असिस्टेंट्स और सभी के सभी लोग शॉक हो जाते हैं। साथ साथ मीने को गुस्सा भी आ जाता है। यहाँ पर रैनन बोलने लगती है कि तुम क्या बच्चे को किडनैप करने वाले किडनैपर हो, रुको अभी मैं पुलिस को बुलाती हूँ। एंड यहाँ पर जैसे ही वो कॉल करने जाती है बड़ी स्टाइल में यहाँ पर मीनू उसके हाथ से उसका फ़ोन को लेकर लेता है और बाद में यहाँ पर वो बच्चे से बोलने लगता है कि डैडी मैंने मम्मा को ढूंढ लिया। एंड यहाँ पर तब जाके रैनन को समझ में आता है कि वो तो इसका फादर है। फिर बाद में यहाँ पर एरिक बोलने लगता है कि देखा फाइनली मैंने अपने लिए वाइफ आपकी वाइफ ढूंढ लिया और मेरे लिए मम्मा। एंड एमी बात सुनकर यहाँ पर रैनन अजीब सा कुछ बनाने लगती है। दोस्तों यहाँ पर वो लोग बात करने के लिए बैठ जाते हैं जहाँ पर एनन उससे टिश्यू देते हुए माफ़ी मांगने लगती है और कहती है माफ़ कर देना, मुझे समझ नहीं आया कि तुम उसके डैड हो सकते हो, मुझे लगा कोई बच्चे को परेशान कर रहा है इसलिए बस मैं इस बच्चे को बचाने के लिए आ गई। फिर यहाँ पर एरिक भी हंसने लगता है जहाँ पर मीनू कहने
लगता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है एंड यहाँ पर वो उसी पर गुस्सा होने लगता है। लेकिन यहाँ पर उसकी मम्मी यानी कि रैनन मीनू को रोकती है और कहती है वो तो बस बच्चा है, तुम उस पर चिल्लाओ क्यों रहे हो इतना। फिर बाद में यहाँ पर मीनू का हाथ पकड़कर उसको काम डाउन करती है, जहाँ पर एरिक बोलने लगता है कि चलो अब तो आप दोनों ने हाथ भी मिला लिया, फिर मेरे दिल को बड़ी तसल्ली मिल रही है। एंड यहाँ पर एक बड़ा सा ग्लास आता है जिसके अंदर ढेर सारा मिल्क होता है, जो कि कुछ ही सेकेंड में गायब हो जाता है, यानी कि वो एरिक के पेट में चला जाता है। यहाँ पर दोनों के दोनों एरिक को इतना फटाफट मिल्क पीते देख शौक हो जाते हैं। रैनन यहाँ पर एरिक से कहने लगती है कि क्या तुम आपस मुझसे मम्मा ही बुला करोगे। तो फिर एरिक कहता है हाँ, तब तक जब तक आप मुझे मना नहीं करती, क्योंकि मैं हमेशा आपके बारे में सपने देखा करता था कि मेरी मम्मा अम्यूजमेंट पार्क में स्टॉल लगा कर रखती होगी, इसलिए तो मैं वहाँ पर आया था माइक्रोफोन लेकर ताकि मैं आपको ढूंढ पाऊँ। दोस्तों यहाँ पर रैनन मन में सोचने लगती है कि अगर मेरा बेटा भी अभी तक जिंदा होता तो फिर वो भी सेम इसी तरीका दिखता होगा। एंड यहाँ पर पास की बात को याद करके बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। दूसरे यहाँ पर रैनन को आइडिया आता है, तो फिर वो यहाँ पर मीनू से पूछने लगती है देखो मैं एक पार्टनर को ढूंढ ही रही थी, तो हो सकता है हम एक शादी क्यों ना कर लें। लेकिन यहाँ पर वो मना कर देता है। तो फिर उसका बेर एकदम ग्रैंड माँ की तरह उस पर चिल्ला देता है और कहता है कि तुम्हें कोई चूज तो कर रहा है, उस बात से तो तुम खुश हो, तुम तो इतने रूड और इतने कोई भी आंटी लेडी तुम्हारे आसपास भी नहीं आती। आंखें मेरे सर से इतना बड़ा बोझ कब उठेगा। मैं तुम्हारे लिए इतनी प्रिटी वुमेन लेके आया हूँ, लेकिन तुम तो नाटक ही किए जा रहे हो। इससे अच्छे प्रिटी वुमेन तुम्हें कहीं नहीं मिलने वाली। अगर आपने मेरी मम्मा के साथ में शादी नहीं किया तो फिर मैं आपको डांटने बुलाऊंगा और आप अपने को खो बैठेंगे। फिर यहाँ पर बाद में उसे भी बुरा लगने लगता है, तो वो अपने बेटे को लेकर साइड में चला जाता है और उससे याद दिलाने लगता है कि तुम्हें याद है ना एक बार एक वुमेन तुम्हें किडनैप करने लेकर गई थी, तो फिर तुम क्या अभी भी एक वैसे वुमेन पर विश्वास करते हो। यहाँ पर एरिक कहने लगता है कि अरे हर एक वुमेन अलग होती है और मेरी मम्मा वैसी है वैसी नहीं है, मेरी मम्मा बहुत ही प्यारी है। मैं आपको अभी कह रहा हूँ कि अगर आपने शादी नहीं की ना तो मैं खुद को डर से तनाव दूंगा। तो मैंने दुनिया भर से कहते रहे ना कि एक बेचारे बाप ने अपने छोटे बेटे को मार डाला। यहाँ पर बेचारा मिन्नू अपने बेटे की इन भाषणों से तंग आ जाता है और तो कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारी बात सुनता हूँ, लेकिन फिलहाल तुम जाओ और खेलो। फिर बाद में एरिक चला जाता है, जहाँ पर वो बात करने लगता है रैनन से और बोलने लगता है मेरे बेटे को आप कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गए हैं। तो फिर यहाँ पर वो उसे बोलने लगता है कि देखिए वो तो बच्चा है, लेकिन हम दोनों एक दूसरे को प्रॉपर मैच नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ही गरीब इंसान हूँ। रैनन कहती है लेकिन तुम्हारा बेटा तो कह रहा था कि तुम रिच और हैंडसम हो। यहाँ पर मैंने बोलना था कि हाँ तो बच्चा है, उसके लिए 100 रुपये भी 1 मिलियन के बराबर होते होंगे। फिर यहाँ पर बताने लगता है कि मैं एक फिश सेलर हूँ। एंड यहाँ पर रैनन उसे एज फिश सेलर इमेजिन करने लगती है एंड कहती है कि पता चलेगा कि मुझे फिशेस बहुत पसंद है, तो मैं यहाँ पे तुमसे शादी करने लगती हूँ। एंड मीनू कहने लगता है कि मेरे पास खुद का और गाड़ी भी नहीं है, तो बस यहाँ पे क्या तुम्हें ये सब चलेगा। रैनन कहने लगती है हाँ इसमें गलत बात कौन सी है, मैं भी कोई बड़ा सा जॉब नहीं करती, मैं भी एक छोटा सा फूड स्टोर ही चलाती हूँ, तो फिर अब तो हम दोनों इक्वल हो गए ना और अब तो हम शादी कर सकते हैं। लेकिन हाँ मेरी भी एक बेटी है। यहाँ पर मीनू बेटी वाली बात सुनकर सोच में पड़ जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम घर का सीन देखते हैं, जहाँ पर बैग पैक कर रहा था और कहने लगता है कि अब इस घर में मैं और नहीं रह सकता। एंड यहाँ पर उसका टाटा जाता है, तो फिर वो नाटक करना शुरू कर देता है और कहता है कि मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ, क्योंकि मैं इस घर में रह नहीं सकता जहाँ पर कोई मेरी बात ही नहीं सुनता हो, मुझे हमेशा अपसेट करता हो, और यहाँ पर मेरे साथ चलने के लिए मुझे 2 जन चाहिए जो मेरा ध्यान रख पाए। बताओ कौन चलेगा मेरे साथ। और संसद में यहाँ पर हंसने लगता है और फिर मैंने उसे बोलने लगता है कि तुम्हें पता है ना तुम क्या कर रहे हो। तो कहने लगता है हाँ मुझे अच्छे से पता है और आप फादर होने का हक खो चुके हो, मैं जा रहा हूँ अपनी मम्मा के साथ रहने के लिए। मैंने यहाँ पर उसे कहने ठीक है तुम जाओ, लेकिन याद रखना कि तुम्हें पहले जैसी पॉकेट मनी नहीं मिलेगी। वो बोलता है कि चलेगा, मैं सो लूँगा और खा लूँगा, मेरे इतना ही काफ़ी है। फिर मैंने कहता है कि ठीक है, लेकिन तुम अपने साथ 2 जन को नहीं लेकर जा सकते, क्योंकि ये लोग तो मेरे ही स्टाफ हैं, तुम्हारे फोर्सल स्टाफ थोड़ी ना है। तो फिर यहाँ पर पेरिक बोलने लगता है कि ठीक है आखिर एक बच्चे से तुम इतनी मेहनत करवा ही रहे हो ना, मैं जा रहा हूँ घर छोड़कर। इतना बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है, जहाँ पर मीनू उसे रोकने लगता है और कहता है कि जा कहाँ रहे हो, तुम्हारी मम्मी बहुत जल्द यहीं पर आने वाली है, लेकिन तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि तुम मम्मा को मेरी आइडेंटिटी नहीं बताओगे, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि सबसे पहले वो तुम्हें कैसे ट्रीट कर रही है। एंड यहाँ पर एरिक खुश हो जाता है और कहता है कि ये तो अच्छी बात है, कल जाकर आप लोग अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले लीजिए। एंड इसके बाद में हमें यहाँ पर उसे कॉल करके टाइमिंग बता देता है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट हो जाता है, जहाँ पर जाकर बोले अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं और रैनन कहने लगती है अब तो हमने सर्टिफिकेट भी ले लिया, तो चलो अब जाकर मैं तुम्हें अपनी फैमिली से मिलवा देती हूँ। तो फिर यहाँ पर वो कन्फ्यूज़ हो जाता है एंड यहाँ पर वो उसे बताने लगती है कि देखो मैं तुम्हें अभी बता रही हूँ, मेरी बेटी ने तुम्हारे साथ शादी करने के लिए अभी तक एग्री नहीं किया था। तो वो कहने लगता है कि फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की। तो वो बोलने लगती है कि तुम मुझसे मना भी तो सकते हो ना। लेकिन यहाँ पर दूसरा एमी आ जाती है और अपनी मिनी कार में, जहाँ पर वो कई सारे अपने लिए बॉडीगार्ड लेकर आई थी, और यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में भी होती है। और यहाँ पर बाद में वो अपनी मम्मा को सुनाने लगती है कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप किसी के भी बारे में भरोसा मत करिए, मुझे तो मेरा डैड हैंडसम पसंद है, और पीछे देखिए ये मेरा बॉडीगार्ड्स है, आप चाहो तो इनमें से किसी को सिलेक्ट करके उसे शादी कर सकती हैं। मैं ऐसे भी किसी अनजान इंसान को अपना डैड एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। यहाँ पर उसकी मम्मा उसे समझाती तो है, लेकिन एमी बिल्कुल नहीं सुनती। फिर यहाँ पर उसका डैड यानी कि मैं नीचे बैठता है और उससे को लगता है कि तुम्हारी मम्मा ने जिसके साथ शादी की वो मैं हूँ,
आन यहाँ पे एनी उसका हैंडसम फेस देखकर अपनी सारी साइट ही बदल देती है और अपनी डाइट को सपोर्ट करते हुए उसे हक करती है और बोलती है कि मैंने अब ऐसे डाइट सपना देखा हुआ था। उसकी मामा भी यहाँ पर कहने लगती है कि तुम तो कुछ ज़्यादा ही साइड बदलने लगती हो। फिर यहाँ पर एमी कहती है कि अरे मुझे तो रैन अच्छे लगे और मुझे ऐसे ही डाइट चाहिए थे, तो मैं तो उनका साइड लूँगी ही ना। फिर बाद में रैन यहाँ पे कहने लगती है कि अब टाइम आ गया है कि यहाँ पर हम सभी को एक साथ रहना हो। तो फिर मीनू कहता है कि क्या ऐसा कहना अप्रोप्रिएट है। एमी बोलती है हाँ, अब आप दोनों की शादी हो चुकी है तो एज ए फैमिली सबको साथ रहना चाहिए। एंड फिर यहाँ पे वे लोग चले जाते हैं और यहाँ पर वो लोग घर घर आ जाते हैं, जहाँ पर वो उसे कहने लगती है कि मैं जानती हूँ ये घर थोड़ा छोटा है लेकिन कोई बात नहीं, मैं पूरी मेहनत करूँगी और एक न एक दिन हम एक बड़ा सा घर जरूर ले लेंगे। यहाँ पर वो लोग रहने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पर घर का ऑनर उन्हें रोकने लगता है और कहता है कि नहीं नहीं नहीं, तुम सब यहाँ पर अब नहीं रह सकते। यहाँ पर रैनन को कुछ समझ नहीं आता और उसका ओनर उसे घर से निकालने नहीं लगता। यहाँ पर रैनन उसे कहने लगती है लेकिन लास्ट टाइम स्टॉल पे तो आपने एग्री किया था कि आप ऐसा कुछ नहीं करोगे, हमारी बात तो बस बोनस को लेकर हुई थी। उन्होंने यहाँ पे रैनन से कहने लगता है कि देखो अगर तुम्हें यहाँ पर रहना है तो तुम्हें डाइवोर्स लेना होगा और फिर मुझसे शादी करनी होगी, इसके बाद तुम यहाँ पर बेझिझक रह सकती हो। यहाँ पर रैनन को टच करने के लिए आगे तो बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर मीनू उस ऑनर को हाथ पकड़ लेता है और उसे रैनन से दूर कर देता है। फिर यहाँ पर तुम ना चाहते हुए रैनन को वो घर छोड़ना पड़ता है। इसके बाद यहाँ पे मीन कहने लगती है कि क्या हम अब रास्ते पर रहेंगे, तो फिर उसकी मम्मी कहती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर बाद में वो उसे आइडेंटिटी देने लगता है कि क्यों ना चलकर हम एक घर रेंट पर ले लें और हमसे मिलकर रहेंगे। यहाँ से वो लोग जाने ही वाले थे कि रैनन यहाँ पर एरिक के पैर में बटरफ्लाई का बर्थ मार्क देखते हैं और उसी पास्ट की बात याद आती है जहाँ पर डॉक्टर ने सबसे पहले एरिक को ही जन्म दिया था एंड कहा था कि इसके पैर में एक बटरफ्लाई का बर्थ मार्क है। तो फिर यहाँ पर वो उसे पूछने लगती है कि क्या एक मेरा बेटा है। एरिक यहाँ पर अपनी मम्मा रैनन को कहने लगता है कि ऑफ कोर्स मम्मा, अब आप दोनों की शादी हो चुकी है तो मैं तो आप ही का ही बेटा रहूँगा ना। फिर यहाँ पर वो मिन्नो से पूछती है कि मैं एरिक की रियल बायोलॉजी के मम्मा के बारे में बात कर रही हूँ। एंड यहाँ पर एरिक दोनों बच्चे को बाहर गेम खेलने के लिए भेज देता है ताकि वो आराम से एनस को सारी बात बता सके। एंड यहाँ पर वो उसे बताने लगता है कि मैं उस औरत के बारे में ज़रा सा भी बात नहीं करना चाहता क्योंकि वो बहुत बुरी है। जब एरिक ने जन्म लिया था तब वो उसे हॉस्पिटल में ही छोड़ बाबा से बाहर भाग चुकी थी। यहाँ पर मन में वो सोचने लगती है कि आखिर एक माँ अपने बच्चे को एंड कैसे कर सकती है। दूसरे यहाँ पर लोग घर देखने के लिए चले जाते हैं एंड यहाँ पर ओनर उन्हें घर बताने लगता है जहाँ पर घर का रेंट 50,000 का था। एंड ये रेंट सुनकर एमी और उसकी मम्मा रैनन दोनों ही शॉक हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बाप और बेटी के कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। तो फिर यहाँ पर एरिक बोलने लगता है कि नहीं मम्मा, हम इस घर में नहीं रहने वाले, हम जाते हैं हमारे विला में रहने के लिए। यहाँ पर रैनन बोलती है कि विला, लेकिन तुमने कहा था कि तुम्हारे पास घर नहीं है। तो फिर यहाँ पर वो उसे कहने लगता है कि अरे ये अपने खुद के डॉल हाउस के बारे में बात कर रहा है। इसके बाद में बाथरूम में था कहने लगता है कि अरे नहीं नहीं, आपको पता भी है मेरे घर का जो बाथरूम है ना वो ये घर से भी बहुत ज़्यादा बड़ा बाथरूम है। यहाँ पर उन्होंने बोलने लगता है कि अगर तुम सब इतने ज़्यादा अमीर हो तो यहाँ पर इस लोकेलिटी में घर क्यों देखने के लिए आए हो, जाओ और जाकर अपने अमीरों वाले घर में रहो ना। एंड यहाँ पर वो उसे निकालने लगता है, लेकिन रैनन ने यहाँ पर उसे माफ़ी मांगती है और उससे बात करने लगती है। यहाँ पर वो ऑनर से रेंट थोड़ा कम करने के लिए कहती है, लेकिन ऑनर रेंट कम नहीं करना चाहता और वो घर से निकाल देता है उन्हें। फिर वहाँ पर वो टेंशन में आ जाते हैं कि आखिर वो लोग करेंगे क्या। लेकिन यहाँ पर मैंने उसे कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मेरा एक फ्रेंड है जिसका घर खाली है, वो बहुत नॉर्मल सा घर है तो हम जाकर वहाँ रह सकते हैं। ऐसे भी वो विदेश में रहता है तो यहाँ पर वो बहुत कम आया करता है। फिर इसके बाद वो लोग उसके फ्रेंड के नॉर्मल से घर में चले जाते हैं जो कि नॉर्मल बिल्कुल नहीं होता। तो फिर रैनन यहाँ पर मीनू से पूछने लगती है इतना बड़ा घर तुम्हें नॉर्मल लगता है। मीनू कहता है कि हाँ मुझे तो नॉर्मल लगता है क्योंकि ये यहाँ का लोकेलिटी का सबसे छोटा घर है और तो और यहाँ का रेंट भी 1500 है। रैनन यहाँ पे कहने लगती है कि तुम्हारी बातें और ये घर सुनकर तो मुझे लगता है कि तुम अमीर रहोगे और तुम के साथ झूठ बोल रहे हो। बाद में आप वो बातें पढ़ देता है और कहता है कि मैं अमीर होता तो झूठ क्यों बोलता, अगर मेरे पास इतने पैसे होते तो हम विला में रह रहे होते। फिर यहाँ पर वो लोग बैठ जाते हैं जहाँ पर वो रैनन से कहने लगता है कि मुझे तो लगता है तुम किसी अमीर लड़की को ही डिजर्व करती हो, है ना, क्योंकि लड़कियां अक्सर अमीर लड़कों को ही पसंद किया करती हैं। लेकिन यहाँ पर रैनन को रिच बॉय बिल्कुल पसंद नहीं थे एंड वो साफ साफ उसे बता देती है कि नहीं मुझे वो रिच बॉय बिल्कुल पसंद नहीं है, बोले तो सिंपल लाइफ जीना बहुत अच्छा लगता है जहाँ पर दोनों के दोनों लॉयल इंसान हो। यहाँ पर एमी कहने लगती है कि आप दोनों तो एक साथ कितने ज़्यादा स्वीट लग रहे हो, मेरे लॉलीपॉप से भी ज़्यादा। साथ साथ यहाँ पर एरिक भी कहने लगता है कि हाँ ये एटमोसफेयर बहुत लवी दवी बन रहा है तो क्यों ना मम्मा डैडा आप दोनों एक दूसरे को किस करो। लेकिन यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और शर्माने लगते हैं और उन दोनों के बच्चे उन दोनों को धक्का देते हैं जहाँ पर वे लोग एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। एंड रैनन यहाँ पे अपने आप को कंसोल करते बाद में से कहने लगती है कि ठीक है डिनर का टाइम हो गया तो फिर तुम जाओ जाकर फिश बनाओ। मैंने कहने लगता है फिश और मैं बनाऊँ, आखिर मैं फिश क्यों बनाऊँ। रैनन कहने लगती है कि तुम्हें तो फिश बनाना आता ही होगा क्योंकि तुम फिश जो सेल करते हो, तुम खाना बनाना और मैं बर्तन को धो दूँगी। इतना बोलकर एमी को लेकर वो वहाँ से चली जाती है जहाँ पर बेचारा सोचने लग जाता है कि आखिर मैं फिश को कैसे बनाऊँगा और वो बहुत एंग्रेट करता है कि ये झूठ बोलने के लिए। फिर किचन में खड़े होकर सोचने लगता है कि आखिर इस फिश को मैं काटूँ कैसे। फिर यहाँ पर वो सोचने लगता है कि जरूर मेरे असिस्टेंट्स को पता होगा कि फिश को कैसे बनाया जाता है। ऐसे भी वो घर पे अपने लिए कुकिंग करता ही है। तो फिर यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट्स को टेक्स्ट कर देता है कि मैंने सुना था कि तुम बहुत अच्छा खाना बनाते हो तो ज़रा मुझे बताना कि फिश को कैसे बनाते हैं। बस यहाँ पर वो कहने लगता है कि नहीं नहीं आप मेरे बॉस हो तो आपसे अच्छा खाना मैं कहाँ बना सकता हूँ। तो उसका बॉस यहाँ पर कहने लगता है कि मुझे रेसिपी भी दोगे या फिर नहीं, क्योंकि मेरे बच्चे और मेरी वाइफ मेरा कब से इंतजार कर रहे हैं। एंड यहाँ पर असिस्टेंट उसे रेसिपी भेज देता है जहाँ पर रेसिपी को देखने के बाद
वो कहने लगता है कि इतना ईजी होता है फ़िश बनाना, मुझे तो पता ही नहीं था। फिर यहाँ पर वो अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए फ़िश की डिश को रेडी कर लेता है और बाद में यहाँ पर सभी लोग डिनर करने के लिए बैठते हैं। यहाँ पर एमी पूछने लगती है कि मम्मा क्या सचमुच आप इसे ट्राई करने वाली हो? एंड यहाँ पे वो उसे कहने लगती है देखो मैं जानता हूँ मुझे बनाने में कुछ ज़्यादा ही समय लगेगा, लेकिन मैं बताता हूँ इसका टेस्ट एकदम परफेक्ट होता है। एंड यहाँ पर जानन उस फिश का एक बाइट लेती है जहाँ पर वो नाटक कर रही होती है फिश बहुत अच्छा बना है। एरिक कहने लगता है कि मुझे अच्छे से पता है ये जहर जैसा बना होगा। एंड तभी यहाँ पर जानन उस फिश को मुँह से निकाल देती है क्योंकि बहुत गंदा टेस्ट कर रहा था। यहाँ पर बाद में वो उसे माफ़ी मांगने लगती है और दूसरी यहाँ पर रैनन खुद ही खाना बनाने लगती है जहाँ पर उसके बच्चे बड़े मज़े से खाना खाते हैं। एंड रैनन यहाँ पर उन्हें खेलने के लिए भेज देती है। फिर बाद में यहाँ पर वो रैनन से माफ़ी मांगने लगता है और कहता है मुझे माफ़ कर देना, कभी कभी मैं कुकिंग सीखा नहीं ना तो इस वजह से मुझे ये नहीं बनाने आता। रैनन कहने लगती है कि इसमें क्या हुआ, इसमें माफ़ी मांगने की कौन सी बात ज़रूरत है, एक्चुअल में बचपन से ही खाना बनाती आई हूँ, इस वजह से मुझे सब कुछ आता है। यहाँ पर वो पूछने लगता है कि बचपन से खाना, लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम्हारी फैमिली है, तो फिर तुम्हारी मम्मा तुम्हारे लिए कभी कुछ कुक नहीं करती क्या? एंड यहाँ पर रैनन इमोशनल हो जाती है और कहती है कि नहीं, एक्चुअल में मेरे अडॉप्टिव मदर और फादर के साथ रह रही थी, मुझे मेरे रियल यानी कि बायोलॉजिकल मॉम डैड के बारे में कुछ भी नहीं पता है। इतना बोलकर यहाँ से वो डिशेस लेकर जाने लगती है, लेकिन मैंने उसे रोकता है और कहता है कि रहने दो, तुम खाना बनाया ना तो अब मैं सारी डिशेस वॉश कर दूंगा, कम से कम मैं कुछ तो सीख पाऊंगा। इतना बोलकर वो बर्तन धोने के लिए चला जाता है जहाँ पर रैनन को मीनू का ये जेस्चर बहुत पसंद आता है और वो मन ही मन यहाँ पर मुस्कुराने भी लगती हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर सोने का समय आ जाता है जहाँ पर रैनन और टॉर्प बिनो बैठे हुए थे। इतने में उन दोनों की बेबी आ जाते हैं और यानी कि एमी और एरिक। तो फिर यहाँ पर एमी कहने लगती है कि मुझे आप दोनों के साथ में सोना है। एंड यहाँ पर एरिक भी कहता है कि हाँ मुझे भी मम्मा के साथ सोना। मिन्नू कहता था कि ठीक है, अगर तुम दोनों को मम्मा के साथ सोना है तो फिर तुम सो जाओ, मैं जाकर वापस सोफा पर सो जाऊँगा। लेकिन उसके दोनों बच्चे उसे भी वहाँ पर बैठा देते हैं। यहाँ पर बैठाते वक्त उसके मॉम डैड के बीच कुछ ज़्यादा ही क्लोजनेस आ जाती है एंड वो लोग यहाँ पर ऑलमोस्ट किसी करने वाले थे, लेकिन फिर वो लोग अपने बच्चों को चिल्लाने लगते हैं कि आखिर तुम लोग इतने शरारती क्यों हो। यहाँ पर एमी कहने लगती है कि आप दोनों तो अलग क्यों सोना है, मैंने तो मूवीज़ और ड्रामा में देखा है कि एंड टीवीज़ में भी कि अक्सर फैमिली एक साथ सोया करती है एक ही बिस्तर पे, तो फिर आप लोग अलग अलग क्यों सोना चाहते हैं। एंड यहाँ पर वो दोनों सोच में पड़ जाते हैं जहाँ पर उन दोनों के बच्चे उन पर क्यूट से अटैक कर देते हैं और वहीं पर सो जाते हैं। फिर इसके बाद सुबह हो जाती है और जहाँ पर रैनन अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने बाबा जी के स्टॉल पर जाकर जाती है। यहाँ पर एरिक अपनी मम्मा को हार्ड वर्किंग वाली चीज़ के लिए तारीफ करने लगता है। दूसरा वो दोनों को बोलती है कि देखो मैं तुम दोनों को लेकर चल रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम दोनों डिस्टर्ब करोगे, तुम दोनों आपस में टाइम स्पेंड कर लेना और मुझे ज़्यादा डिस्टर्ब मत करना। लेकिन यहाँ पर जैसे ही वो अम्यूज़मेंट पार्क में आती है यहाँ पर वो अपने घर के ओनर को देखती है, यानी कि अपने स्टॉल के ओनर को भी, जो कि यहाँ पर उसका स्टॉल हटवा रहा था। रैनन यहाँ पे रुकने लगती है एंड ओनर कहता है कि क्यों, मेरी मर्जी, मेरा जो जो हटवाना चाहूँ तब हटवा सकता हूँ। रैनन यहाँ पे कहती है अगर आपको याद ना हो तो मैं याद दिलाना चाहती हूँ, हमने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लिया है। तो ओनर कहता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया या फिर नहीं किया, मैं अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग चलता हूँ। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मुझसे शादी कर लो, तो फिर मैं तुझे घर भी रहने दूंगा और स्टॉल भी, लेकिन तुम खुद चीज़ एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं थी। रैनन यहाँ पर उसे कहने लगती है कि सबसे पहली बात, तुमने तो मेरे इस मंथ की सैलरी को हटा दिया, मेरा घर मुझसे ले लिया और मेरा स्टॉल भी मुझसे ले रहे हो, तो कम से कम मुझे सैलरी तो वापस दे दो। लेकिन यहाँ पर वो ओनर उससे सैलरी देने के लिए रेडी नहीं था एंड यहाँ पर वो उसके बच्चे के बारे में बुरा बोलने लगता है एंड रैनन को गुस्सा आ जाता है। तो फिर वो उस अंकल को थप्पड़ मार देती है जहाँ पर गुस्से में आकर वो अंकल रैनन को भी थप्पड़ मारने लगता है। एंड दूसरे एरिक होता है जो कि अपने वॉच को इस्तेमाल करके अपने डैड को सारी इन्फॉर्मेशन बता देता है। एंड जैसे ही वो ऑनर दूसरे थप्पड़ मारने जाता है वहाँ पर सीधा मीनू आ जाता है जो कि उसकी जान बचा लेता है। इसके बाद यहाँ पर मीनू गुस्से में आकर उस अंकल का हाथ ही पूरा मुँह मोड़ देता है। साथ साथ रैनन भी यहाँ पर कहने लगती है कि बस बहुत हो गया, अब मैं ये और नहीं सहन करूँगी। तो अभी मैं भी तुम्हें गिफ्ट देना चाहती हूँ, जहाँ पर वो डस्टबिन उठाकर उसके सर पे मार देती है। एंड ये चीज़ देखकर एरिक और एमी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और बाद में यहाँ पर रैनन उस ओनर को सुनाने लगती है। वो ओनर कहता है कि रुको मैं अभी तुम सबको बताता हूँ, जहाँ पर मीनू उसे वार्निंग देने लगता है और कहता है कि टेंशन मत लो, कुछ ही मिनटों में यहाँ पर तुम्हारी जॉब तुम हाथों से खो दो बैठोगे। एंड यहाँ पर वो ओनर को कॉल आ जाता है जहाँ पर उसे अपनी कंपनी से काम करने के लिए निकाल दिया जाता है। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग लॉबी एरिया में आ जाते हैं जहाँ पर एमी और एरिक भाग भाग कर खेलने के लिए चले जाते हैं। रैनन यहाँ पर उसे बोलने लगती है कि ये चीज़ तो हमने सॉल्व कर दी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे मेरी सैलरी मिल पाएगी। तो फिर यहाँ पर उसे मीनू बोलने लगता है कि तुम टेंशन क्यों ले रही हो, मेरे अंदर का इंट्यूशन कह रहा है कि जैसे मैं 5 काउंट करूँगा वैसे तुम्हारी सैलरी और बोनस वापस कंपनसेशन तीनों हाथ में आ जाएगा। रैनन कहती है पॉसिबल ही नहीं है। एंड यहाँ पर मीनू काउंट डाउन करना शुरू कर देता है एंड जैसे ही वो 5 काउंट करता है यहाँ पर रैनन के बैंक में 1,50,000 आ जाते हैं। रैनन यहाँ पर कहने लगती है कि ये तो मैं बोनस 4 टाइम्स मिला लूँगी तब भी मेरी सैलरी नहीं बन पाएगी, इतने ज़्यादा पैसे मुझे इस बार मिले हैं। एंड यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती है, लेकिन रैनन को यहाँ पर शक जाने लगता है और वो कहती है कि आखिर मुझे क्यों लग रहा है कि इन सब के पीछे तुम्हारा हाथ है और तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ और वो ऑनर मुझे बुली कर रहा है। तो फिर यहाँ पर वो उसे बताने लगता है कि एक्चुअल में एरिक ने अपने फ़ोन का इस्तेमाल करके मुझे बताया दिया था कि तुम्हें कोई बुली कर रहा है, यानी कि वो ऑनर, इसलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर स्टोर में गया था एंड जहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ मैनेजमेंट होती है और मैंने वहाँ पर एक कंप्लेन को फाइल कर दिया, इस वजह से देखो तुम्हें तुम्हारी सैलरी और वापस मिल गया।
एंड रैनन यहाँ पर बाद में बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद में यहाँ पर रैनन मिलती है अपनी बेस्ट टीम मिनी से, जहाँ पर वो मिनी को अपनी शादी के बारे में बताने लगती है। एंड मिनी यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही शौक हो जाती है और कहती है कि तुमने शादी कर ली, ये सब कुछ हो गया, इसके बाद अगर तुम मुझे बता रही हो। फिर बाद में रैनन उसे माफ़ी मांगने लगती है। मिनी बोलती है चलो ठीक है, अच्छी बात है, तुमने उससे ही शादी की जिससे तुम्हें उस नाइट स्पेंड किया था। यहाँ पर रैनन कहने लगती है कि नहीं, ये दूसरा इंसान है। मिनी वापस से शौक हो जाती है और कहती है कि इसका मतलब तुमने उसके रियल फादर को भी तक नहीं ढूंढा। रैनन बोलने लगती है कि नहीं, मुझे कुछ पता ही नहीं चल पाया। तो मिनी पूछती है क्या तुम्हें उसके बारे में या उसकी शक्ल कुछ भी याद होगा तो वो थोड़ा सा भी अगर तुम पुलिस को बताओगे तो तुम्हारे लिए ढूंढ देंगी। रैनन कहती है कि नहीं, शक्ल तो दूर की बात है, मुझे बस थोड़ा सा टैटू याद है, लेकिन टैटू भी मुझे अच्छे से नहीं याद है कि वो कौन सा टैटू था। इसके बाद में यहाँ पर रात हो जाती है, जहाँ पर रैनन और मीनू घर पे होते हैं और वो दोनों एक दूसरे से टकराने लगते हैं। रैनन कहती है कि तुम्हारी नज़र कहीं और ही जा रही है। मीनू बोलने लगता है कि नहीं, मुझे शॉवर लेने जाना है। तो रैनन कहती है कि ठीक है, तुम जाकर आ जाओ। दूसरा यहाँ पर वो उन दोनों के बच्चे देख रहे थे एंड यहाँ पर वापस में प्लानिंग कर लेते हैं कि अपने मिशन पर चल पड़ते हैं। यहाँ पर एरिक आकर अपनी मम्मा को डॉल देता है और डैडी को ये बाथरूम चाहिए होता है। फिर क्या आप उन्हें जाकर दे सकती हैं, तो क्योंकि वहाँ पर मैं नहीं जा सकता। तो फिर यहाँ पर रैनन हाँ बोल देती है। और दोस्तों यहाँ पर रैनन जब अपने बाजू में जाती है तो फिर वो वहाँ पर मिन्नू को देखती है, जहाँ पर मिन्नू के बैग पर भी सेम टैटू बना हुआ था एंड वो उसे टच करने ही जा रही थी कि इतने में ही मिन्नू उसे रोक देता। तो फिर यहाँ पर वो कहने लगती है कि एरिक ने मुझे कहा था कि तुम्हें बाथरूम चाहिए, तो मैं तो बस वो देने आई थी। यहाँ पर वो बाथरूम लेकर जाने लगती है लेकिन फिसल जाने वाली थी, जहाँ पर मिन्नू उसे पकड़ लेता है एंड यहाँ पर वो बड़े मज़े से मिन्नू के मसल्स को फील करने लगती है। फिर कैसे कैसे तो वो अपने आप को होश में लाती है और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन यहाँ पर एमी बाथरूम की लाइट्स का बंद कर देती है, जहाँ पर वो डर जाती है एंड फटाफट से जाकर मीनू को हक कर ले देती है। एंड मीनू भी यहाँ पर मुस्कुराने लगता है क्योंकि उसे ये सारी चीज़ें बड़ी क्यूट लग रही थी। फिर दूसरे वहाँ पर वो बेहोश हो गई थी एंड मीनू यहाँ पर एमी से पूछने लगता है कि क्या तुम्हारी मम्मा को डार्क वाली चीज़ों से नफरत है। यहाँ पर उन्हें डर लगता है। एमी उसे बताने लगती है कि ग्रैंडमा ने मुझे एक बार कहा था कि मेरी मम्मा को जो अडॉप्टेड पेरेंट थे वो उन्हें बहुत बुली किया करते थे और उन्हें अंधेरे कमरे में बंद कर देते थे, जहाँ पर वे लोग इंसेक्ट्स भी भेजा करते थे और इस वजह से मम्मा को डार्क वाली चीज़ें बिल्कुल नहीं पसंद है। एंड यहाँ पर बेचारी अपने सपने में भी कुछ ना कुछ नाइटमेयर देख ही रही होती है, जहाँ पर जैसे ही मीनू उठाने वाला था वो उसे खींच लेती है एंड उन दोनों के क्लोजनेस बढ़ जाती है, लेकिन उन दोनों में किस अभी भी नहीं हो पाता है। इसके बाद यहाँ पर मॉर्निंग हो जाता है, जहाँ पर वो लोग ब्रेकफास्ट करने लगते हैं और रैनन मीनू से कहती है कि प्लीज़ आज तुम इन दोनों बच्चों को स्कूल छोड़कर आना, क्योंकि क्या है ना, मैं जॉब के लिए फ़िलहाल ढूंढ रही हूँ। मीनू यहाँ पर उसे पूछने लगता है कि तुम कैसा जॉब करना चाहती हो। यहाँ पर रैनन उसे बताने लगती है कि जैसा जॉब मैं करना चाहती हूँ मुझे नहीं लगता वो मुझे करने मिलेगा, तो मैं बस नॉर्मली कुछ पार्ट टाइम जॉब ढूंढना चाहती हूँ। मीनू कहने लगता है कि अरे तुम अपना ड्रीम जॉब तो मुझे बता ही सकती हो। एंड यहाँ पर रैनन सोचने में पड़ जाती है, जहाँ पर एमी फटाक से जाकर उसकी मम्मा के डिज़ाइन को ला देती है और उसकी मम्मा को कपड़े डिज़ाइन करना बहुत पसंद था। यहाँ पर मीनू उसके वर्क को देख के बहुत ज़्यादा इंप्रेस रहता है। और फिर हमें यहाँ पर पता चलता है कि मीनू जिस कंपनी का प्रेसिडेंट है वो कंपनी की बहुत बड़ी डिज़ाइनर कंपनी होती है। तो फिर यहाँ पर मीनू उसे बोलने लगता है कि क्यों तुम एलवी वाले ग्रुप में ट्राई करो, वहाँ का प्रेसिडेंट बहुत अच्छा है, क्या पता वो तुम्हें अपॉर्चुनिटी दे दे। लेकिन यहाँ पर रैनन गुस्सा हो जाती है और कहती है कि एलवी ग्रुप का प्रेसिडेंट वो मुझे ज़्यादा अकड़ू लगता है, तुम्हें पता है उसने मुझे ब्लॉक भी कर दिया और मुझे नहीं लगता कि अगर मैं उसकी कंपनी में जाऊँगी तो वो मुझे जॉब देगा। यहाँ पर रैनन को पता नहीं होता कि एलवी ग्रुप का प्रेसिडेंट कोई और नहीं बल्कि उसका हस्बैंड मिन्नू ही होता है। मिन्नू यहाँ पर उसकी बातों को सुनकर डरने लगता है और कहता है कि आखिर उस प्रेसिडेंट ने ऐसा क्या कर दिया कि तुम उसके बारे में ये सारी बातें कह रही हो। तो फिर यहाँ पर रैनन बोलती है कि पूछो ही मत, मुझे वो इंसान बिल्कुल भी नहीं पसंद है। फिर यहाँ पर वो बाद में उसे समझाता है कि देखो प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों अलग होती है, तो क्यों ना तुम एक बार जाकर उस इंटरव्यू देकर आ जाओ और क्या पता तुम्हारे वर्क वाली चीज़ों से वो इम्प्रेस हो जाए और तुम्हें जॉब दे दे। फिर रैनन बोलने लगती है कि वर्क तो मेरा अच्छे हैं लेकिन मेरा एजुकेशन जो है वो सिर्फ ग्रेजुएशन तक है, क्योंकि कुछ घर की मामूली सिचुएशन की वजह से मैं अपना कंप्लीट पढ़ाई नहीं कर पाई हूँ। फैशन डिजाइनिंग में तो क्या पता वो बड़ी सी एलवी ग्रुप मुझे हायर करेगी या नहीं। लेकिन यहाँ पर एमी और एरिक दोनों मिलकर उसकी मम्मा को बहुत ज़्यादा इंकरेज करने लगते हैं, जहाँ पर वो चली जाती है इंटरव्यू देने के लिए। और साथ साथ यहाँ पर मीनू अपने असिस्टेंट से कहा देता है कि आज मेरी वाइफ यहाँ पर इंटरव्यू देने आएगी, तो याद रखना उसे कोई प्रॉब्लम ना हो और यहाँ पर उसका इंटरव्यू ईजिली पास हो जाना चाहिए और मेरी आइडेंटिटी हिड नहीं रखना। दूसरी ओर वाइफ यानी कि रैनन इंटरव्यू देने होती है और वो बहुत नर्वस थी। यहाँ पर रैनन का नंबर आ जाता है, लेकिन यहाँ पर हम इस इंटरव्यू पैनल में डीजी को भी देखते हैं। डीजी यहाँ पर रैनन से कहने लगती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर डिजाइनिंग इंटरव्यू को पास कर पाओगी। तो फिर रैनन कहने लगती है अगर तुम जैसे लोग इंटरव्यू लेंगे तो पक्का नहीं पास कर पाऊंगी। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे बोलने लगती है कि डीजी मैं तुम्हें अभी मैं बता कर रख रही हूँ कि अगर तुम अपना मुंह बंद रखो और मेरी प्रॉब्लम ना क्रिएट करो तो ही बेहतर होगा, वरना मुझे तो तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बचा है। डीजी यहाँ पर मन ही मन सोचने लगती है कि क्या पता इसे गुस्सा आ जाए और वो मैनेजर के सामने सारी सच्चाई बता दे कि एक बार जब डिजाइनर का कंपटीशन हुआ था तब मैंने इसके डिज़ाइन को चुराया था, जिस वजह से इसे ही बैन करवा दिया गया था। फिर यहाँ पर डीजी सामने सामने से कहती
कहती है कि मैनेजर मुझे नहीं लगता कि मुझे इसे यहाँ पर इंटरव्यू में सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये सबसे बड़ी झूठी इंसान है। ये मेरे पेरेंट्स से की हुई अडॉप्टिव बेटी है, और आपको पता है कि हमने एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था जहाँ पर इसने मेरा डिज़ाइन डिट्टो कॉपी किया था और सारा का सारा इल्ज़ाम मुझ पर लगा दिया था। लेकिन यहाँ इस कंपनी के प्रेसिडेंट ने मेरे लिए स्टैंड लिया था, तब जाकर इसे इस कंपनी से बैन कर दिया गया था। यहाँ पर मैनेजर को रैनन समझ आने लगती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, असल में कंपटीशन का जो प्रोजेक्ट था वो मेरा ही था, लेकिन डीजी ने उसे चुराया। हालांकि मेरे पास कुछ प्रूफ नहीं था, इस वजह से मैं उसे प्रूफ नहीं कर पाई, लेकिन मैं बता सकती हूँ कि मेरे डिज़ाइन खुद देख सकते हैं। फिर यहाँ पे बाकी लोग डीजी से बात करने लगते हैं, जहाँ पर वे लोग डीजी के बारे में अच्छी बातें करते हैं, लेकिन यानन के बारे में बुराइयां करने लगते हैं। रैनन यहाँ पर कहती है कि मेरे डिज़ाइन बहुत अच्छे हैं, तो फिर यहाँ पर एक स्टाफ बनने लगती है कि इसके पहले तुमने क्या काम किया। और रैनन यहाँ पर शर्मिंदा होकर वही सेल कर दिया और बोल देती है, जहाँ पर सभी स्टाफ वापस हंसने लगते हैं। और बाद में यहाँ पर मैनेजर उसके डिज़ाइन सीखने लगता है, जहाँ पर वो स्टाफ को और मैनेजर को डिज़ाइन को ज़्यादा ही पसंद आने लगते हैं। और फिर बाद में यहाँ पर लिजी बोलने लगती है कि ये सारे डिज़ाइन ये सब के सब मेरे डिज़ाइन है, और इसने ये डिज़ाइन मुझसे चुरा लिए हैं घर से निकलने से पहले। मुझे बड़े अच्छे से याद है सब कुछ। इतनी देर में यहाँ पर वो सीन आ जाती है। सीन यहाँ पर रैनन को देखकर पहचान जाती है कि वो तो वही लड़की है जिसने मिन्हो के साथ में नाइट स्पेंड की थी। मुझे कुछ भी करके इसे इस कंपनी से निकलवाना ही होगा, वरना मिन्हो को सारी सच्चाई पता चल सकती है। इसके बाद में यहाँ पर वो उसके साथ में झगड़ा करने लगती है, लेकिन रैनन उसे साफ साफ इस झगड़े से दूर रहने के लिए कहती है और बोलती है कि ये मेरे और डीजी के बीच का मामला है, तुम्हें तो सच्चाई पता भी नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर सीन बोलती है कि मुझे मत सिखाओ, मैं यहाँ की ब्रांच मैनेजर हूँ। एंड यहाँ पर सीन बहुत घमंडी होती है, तो फिर वो कहती है एक काम करो, अभी के अभी यहाँ से निकलो, लेकिन अपने वर्क को यहीं पर छोड़ के जाओ। रैनन ऐसा करने से मना कर देती है। वो कहती है मेरे डिज़ाइन से मैं इन्हें लेकर जाऊँगी, लेकिन यहाँ पर सीन उन सभी को कहती है कि इस लड़की को अभी के अभी पकड़ो और इसे बहुत जोर से थप्पड़ मारना। मैनेजर यहाँ पर उसे थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इतने में यहाँ पर मिन्नू अपने असिस्टेंट के साथ आ जाता है, जहाँ पर धक्का लग जाता है रैनन को और वो मिन्नू के ऊपर आ जाती है। मिन्नू को यहाँ पर वो देख के शौक हो जाती है और पूछने लगती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। मिन्नू को लगने लगता है अब तो मेरा पोर सबका सब खुल जाएगा। असल में यहाँ पर असिस्टेंट मिन्नू को बताने आया था कि आपकी मैडम प्रॉब्लम में आ चुकी है, तो मिन्नू बस यहाँ पर अपनी मैडम को बचाने आया था, यानी कि अपनी वाइफ को। तो यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट से इशारा करता है, जहाँ पर उसका असिस्टेंट बॉस बन जाता है और तो और यहाँ पर वो मिन्नू को असिस्टेंट बना देता है। यहाँ पर सिन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मिन्नू असिस्टेंट बनने का नाटक क्यों कर रहा है। दोस्तों यहाँ पर जीजी को वो अपने बॉस यानी कि मिन्नू को असिस्टेंट को सब कुछ बताने लगती है। यहाँ पर वो कहती है कि अगर आपको याद ना हो तो आपने ही कंपनी में कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज किया था, जहाँ पर उस लड़की ने मेरे काम को चुरा लिया था और आप ही थे जिसने इस लड़की को सब जगह से बैन कर दिया था। यहाँ पर ये बात सुनकर असिस्टेंट घबरा जाता है और मिन्नू की ओर देखने लगता है। और मिन्नू को तब समझ आता है कि आंट मुझे इतना नफरत क्यों करती है। फिर बाद में असिस्टेंट रैनन के वर्क को देखने लगता है और कहता है देखो तुम मुझे मत सिखाओ कि क्या मुझे अच्छा है और क्या बुरा है, मैं पूरे वर्क को देख के पहचान सकता हूँ। और अगर तुम्हें लगता है कि उसने तुम्हारे वर्क को कॉपी किया तो काम करो ना, तुम अपने वर्क को यहाँ पर लेकर आओ, मैं भी देखना चाहता हूँ क्या कि तुम्हारा वर्क कितना अच्छा है। और यहाँ पर डीजी से निंदा होने लगती है और जहाँ पर वो अनाउंस कर देता है कि अब से रैनन कल से ही जॉब को ज्वाइन करने वाली है। रैनन भी यहाँ पर खुश हो जाती है, साथ साथ यहाँ पर वो उस मैनेजर को फायर कर देता है कि इस तरीके की हरकत करने के लिए। इसके बाद में बाहर वो लोग जाते हैं, जहाँ पर रैनन उसे पूछने लगती है कि मुझे जॉब लग गई, इसकी खुशी तो मुझे है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि फिश बेचने से तुम यहाँ पर इसके असिस्टेंट कैसे बन सकते हो। तो फिर यहाँ पर वो बोलने लगता है कि देखो सबसे पहले मैं इस कंपनी में एक एम्प्लॉय बना करता था, मेरा काम की वजह से वो लोग इंप्रेस हो गया तो उसने मुझे असिस्टेंट बना दिया, लेकिन काम के प्रेशर की वजह से मैंने इस जॉब को छोड़ दिया और इसी गुस्से में आकर मुझे सब जगह से बैन कर दिया। तो फिर मुझे यहाँ पर फिश का काम करना पड़ा, लेकिन ये बहुत दयालु इंसान है। यहाँ पर मैंने उसे जॉब मांगने तो उसने वापस मुझे अपना असिस्टेंट बनाकर रख दिया और मुझ पर काम पर भी बोझ कम है। ये क्या है ना, मुझे मेरी फैमिली को पालना पोसना है। यहाँ पर रैनन उस पर बहुत प्राउड फील करने लगती है। दूसरा यहाँ पर बहाने मारता है कि एक्चुअली मैं मेरा फ़ोन भूल गया हूँ, तो फिर तुम घर पहुँचो, तब तक हम रात को मिलते हैं। दूसरा यहाँ पर मिन्हो से सीन पूछने लगती है कि आखिर तुमने ये सब क्यों किया और तुम अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपा रहे हो। यहाँ पर वो सोचने लगता है कि अगर सीन को पता चला कि वो मेरी वाइफ है तो फिर यहाँ पर सीन तमाशा खड़ा कर देंगे और सभी ऑफिस वाले भी सोचने लगेंगे कि मैं तो बहुत बुरा हूँ, इससे अच्छा है कि मैं आइडेंटिटी को हिडन ही रखूँ। और यहाँ पर वो झूठ कर रहा था कि बस ऐसे ही मुझे मजा आता है। सीने उसे पूछती है कि क्या कि तुम रैनन को पहले से जानते हो, लेकिन वो मना कर देता है, वहाँ से चला जाता है। इसके बाद में वहाँ पर रैनन होती है ऑफिस में, जहाँ पर डीजी आकर अपना काम भी रैनन को थमाने लगती है, लेकिन रैनन से साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि तुम्हारा काम मैं क्यों करूँ, मैं तो तुम्हारी पर्सनल असिस्टेंट थोड़ी ना हूँ। लेकिन यहाँ पर सीन भी आ जाती है और सेम काम उसे देकर चली जाती है और कहती है कि याद रखना अगर काम खत्म नहीं हो सकता तो फिर कंपनी से निकल जाओ, तुम्हारे लिए इस कंपनी में कोई जगह नहीं है। फिर इसके बाद रैनन यहाँ पर सोचने लगती है कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्या पता यहाँ पर प्रेसिडेंट गुस्सा हो जाए और तो और मुझे और मेरे हस्बैंड को साथ में निकाल दें, फिर हम एक फैमिली क्राइसिस आ जाएंगे, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती, मुझे ये काम करना ही होगा। दूसरा यहाँ पे सीन और डीजी होती है। डीजी यहाँ पे सीन से कहने लगती है कि तुम टेंशन मत लो, ये काम तो पूरा खत्म नहीं कर पाएगी और नेक्स्ट डे आकर सीनियर मैनेजर इसे जॉब से निकाल देंगे। फिर बाद में यहाँ पर रैनन को देखते हैं जो कि रात तक काम कर रही थी, तो फिर वहाँ पे कॉल लगाकर अपने हस्बैंड मिन्नो से कहने लगती है कि क्या प्लीज़ तुम जाकर बच्चों को पिक कर लोगे, क्योंकि मैं ना फिलहाल काम कर रही हूँ। सेशन यहाँ पर आता है जहाँ पर वो सब कुछ बताने लगता है, तो फिर मेरे को गुस्सा आ जाता है। सेशन कहने लगता है कि आपने टेंशन मत लीजिए, बस सीनियर मैनेजर से बात कर लूँगा, आप बेफिक्र होकर बच्चे को पिक करने के लिए जाइए।
दूसरों यहाँ पे रात हो जाती है और जहाँ पे मीनू के साथ एम्मी और एरिक अपनी मम्मा से मिलने आए होते हैं और उनके लिए डिनर भी लेकर आए होते हैं। पर यहाँ पर लोग ये लोग चले जाते हैं काबिन के अंदर, जहाँ पे रैना डिनर करने लगती है और साथ साथ मीनू उसके काम पर वर्क करने लगता है। वो उससे बोलती है क्या तुम्हें यह सब आता है? मीनू कहता है कि आता तो नहीं, लेकिन बॉस के साथ रहकर थोड़ा बहुत मैं भी सीख चुका हूँ। दूसरा यहाँ पर एरिक, एम्मी और नैन तीनों के तीनों सो जाते हैं एंड रात भर यहाँ पर वो काम करते हुए थक कर खुद भी सो जाता है। दूसरे दिन सुबह यहाँ पर बॉस आ जाता है, यानी कि उसका असिस्टेंट, जो कि मीनू को गलती से बॉस बुला देता है। रैना बोलती है कि ये तुम्हें क्यों बॉस बुला रहा है? तो फिर असिस्टेंट कहता है कि वो क्या है ना, ये मुझसे एज में बड़े हैं तो कभी कभार मैं उन्हें बॉस बोल देता हूँ। तो यहाँ पर रैना यहाँ पर काम पर चली जाती है। साथ साथ में यहाँ पर एमी, एरिक बैठे हुए होते हैं और अपने डैडी के साथ रैना जब लिफ्ट से नीचे उतरी होती है तभी सीन से देख लेती है और सोचने लगती है कि कहीं मीनू को पता तो नहीं चल गया कि वो लड़की है जो 6 साल पहले उसके साथ नाइट स्पेंड किया था। इसके बाद वो यहाँ पर चली जाती है, जहाँ पर वो मीनू से पूछती है कि बच्ची कौन है। वहाँ पर एमी बोलने लगती है कि मैं इनकी बेटी हूँ, लेकिन यहाँ पर मीनू उससे बाकी के सवाल पूछने के लिए मना करता है। फिर बाद में यहाँ पर सीन खाना देने लगती है एक एनी को और कहती है कि तुम्हें आंटी के हाथ का बना हुआ खाना पसंद होगा ना, तो मैं तुम्हारे लिए स्पेशल बना के लाई हूँ। लेकिन यहाँ पर एरिक उसे अपने आप से दूर कर देता है और उसे बैड आंटी बुलाने लगता है। यहाँ पर वो समझ आती है कि ये सब कुछ हो रहा है शायद कि रैनन की वजह से। दूसरे यहाँ पर रैनन को डीजे चिल्ला रही होती है और कहने लगती है कि अब देखना, अब तो तुम्हारे सीनियर मैनेजर फायर करके ही रहेंगे क्योंकि तुम्हारा काम इतना जो खराब है। यहाँ पर सीनियर मैनेजर चिल्लाते हुए आते हैं और रैनन को ढकते हैं और कहते रैनन यहाँ पर डर जाती है। जिसके बाद में सीनियर मैनेजर उसे पूछने लगते हैं कि क्या सच में तुमने ये सारे डिजाइन बनाए हैं? रैनन कहती है कि हाँ, एंड यहाँ पर सीनियर मैनेजर उसे ऑफिसर से निकालने की वजह से प्रमोशन दे देते हैं, साथ साथ उसको बोनस भी, और कहती है कि ये प्रोजेक्ट हमारी कंपनी का आज तक का बेस्ट प्रोजेक्ट है। ऐसे प्रोजेक्ट सिर्फ और सिर्फ हमारे बॉस बनाया करते हैं। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी टैलेंटेड हो। एंड यहाँ पर साथ साथ वो मैनेजर डेजी पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुम्हारा काम, और तुम आई हुई न्यू एप्लीकेंट को बुली कर रही हो, तुम्हारा काम है, तुम्हें खुद करना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर डेजी को गुस्सा आ जाता है और फिर वो रैनन के ऊपर हाथ उठाने वाली थी, लेकिन रैनन यहाँ पर उसे थप्पड़ मारकर उसे सबक सिखा देती है। फिर बाद में रैनन चली जाती है अपने घर पे, जहाँ पर वो मीनू को इतना महंगा वाइन पीते हुए देखती है और उसे पूछती है कितना महंगा वाइन घर पर क्या कर रहा है। मीनू यहाँ पर बहाना बनाता है कि बॉस ने हमें ये फ्री गिफ्ट दिया है, तो फिर मैंने चुपचाप ले लिया और ये वाइन बहुत एक्सपेंसिव है ना, इसके लिए। फिर बाद में यहाँ पर कुछ ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है और वो मीनू के सामने फ्लर्ट करने लगती है। मीनू उसे कहता है कि सोने का टाइम आ गया, मुझे अपने रूम में जाने दो। तो वो कहती है कि तुम तो मेरे हस्बैंड हो, तो तुम दूसरे रूम में सोने के लिए क्यों जा रहे होंगे। एंड यहाँ पर वो उसके ऊपर आ जाती है एंड दोनों बेड पर हो जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं एंड एक साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। यहाँ सुबह उठते ही रैनन डर जाती है और बोलने लगती है कि तुमने मेरा फ़ायदा उठाया। और यहाँ पर मीनू उससे रात की सारी बातें याद दिलाने लगता है, जहाँ पर रैनन को बुरा लगने लगता है। फिर बाद में रैनन ऑफिस जाती है, लेकिन यहाँ पर मीनू को कुछ इंपॉर्टेंट कॉल आ जाता है तो वो ऑफिस से चला जाता है। और जब रैनन यहाँ पर ऑफिस में आती है तो सभी लोग उसके ऊपर चिल्लाने लगते हैं और उसके बारे में बुरी बुरी बातें करने लगते हैं कि हमें यकीन नहीं हो रहा कि तुम हर एक लड़के को साथ हुकअप किया करती हो। एंड यहाँ पर रैनन को फोटो दिखाते हैं, साथ में एक लड़की है जिसका फोटो ब्लर था, हालांकि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि मीनू ही होता है। फिर बाद में यहाँ पर डेजी भी आ जाती है और रैना यहाँ पर अपने मन में कह रही होती है कि डेजी ने मेरे साथ ऐसा बहुत पहले किया था, जहाँ पर लड़कों के चक्कर में मुझे फंसा दिया था और सभी लोग मुझे अब्यूज़ किए जा रहे थे, लेकिन इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। डेजी यहाँ पर रैना से कहने लगती है कि देखो, तुम्हें पता है ना कि तुमने किसी और लड़के के साथ नाइट स्पेंड किया था, जिस वजह से तुम्हें एक बेटी हुई थी। साथ साथ में यहाँ पर तुम आए दिन किसी न किसी लड़के के साथ नाइट स्पेंड करती हो, जो कि हमारी कंपनी का रिपुटेशन नीचे कर देगी। फिर मैं इस कंपनी से निकालती हूँ। रैना यहाँ पर जाने के लिए साफ साफ मना कर देती है और कहती है तुम्हारा कोई हक नहीं बनता मुझे यहाँ से निकालने का। तो डेजी कहती है कि देखो, तुम सीनियर मैनेजर ने हक दिया है तो मैं तुम्हें यहाँ से निकाल सकती हूँ। इतने में यहाँ पर गुस्से में मीनू आ जाता है और कहने लगता है कि कौन है वो जो कि यानन को बारे में सारी बातें फैला रहा है। यहाँ पर उसे बोलती है कि अच्छा है तुम आ गई कि ताकि तुम्हें भी पता चले कि वो तुम पर चीट कर रही है। यहाँ पे बताने लगती है कि देखना, मैं 1 घंटे के अंदर पता कर सकती हूँ कि वो लड़के कौन थे। वहाँ पर यानन मिलती है कि ठीक है, अगर तुम्हें बैट लगाना है तो क्यों ना हम एक बैट लगाते हैं, और अगर तुम्हें 1 घंटे में सब कुछ पता लग गया तो फिर इस कंपनी से रिजाइन कर दूँगी, लेकिन अगर 1 घंटा या फिर 30 मिनट के अंदर अंदर मैंने पता लगा लिया तो ये चीज़ को पोज करने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि तुम हो, तो फिर तुम्हें यहाँ से निकल जाना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पर डेजी शर्त को मान जाती है। हालांकि डेजी ने वो पोस्ट किया होता है एंड डेजी को लगा था कि रैनन इस चीज़ के बारे में कैसे पता लगा सकती है। फिर बाद में यहाँ पर रैनन अपना लैपटॉप ओपन करती है और छानबीन करना शुरू कर देती है। सभी के सभी एम्प्लॉयज़ भी इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखने लगते हैं एंड यहाँ पर रैनन फाइनली उस चीज़ का पता लगाती है और कहती है कि देखो, तुम जो न्यू अकाउंट बना के लॉगिन किया है वो अकाउंट हमारी कंपनी के ईमेल आईडी से मैच खाता है और ये ईमेल आईडी तुम्हारे पास ही है। फिर जाहिर सी बात है कि ये तुम्हारा अकाउंट है। यहाँ पर सभी के सामने उसके पोल खुल जाती है। डेजी को यहाँ पर गुस्सा आने लगता है तो वो रैनन को लेकर उल्टी सीधी बात बोलने लगती है एंड रैनन यहाँ पर डेजी को उल्टा सुना देती है। फिर इसके बाद यहाँ पर उस कोरी कंपनी की बड़ी वाली मालकिन आती है, यानी कि मीनू की मम्मा, जहाँ पर वो फॉरेन लैब से ऑफिसर को बुलाई होती है और डेजी के अगेंस्ट कंप्लेन लेकर साथ ही साथ यहाँ पर मीनू उसे अपने से निकाल देता है। और इसके बाद यहाँ पर मीनू रैनन को अपनी मम्मा से इंट्रोड्यूस करवाता है, जहाँ पर रैनन उसे हेलो आंटी कहती है। तो आंटी यहाँ पर रैनन को कहती है कि मुझे आंटी नहीं बल्कि अपनी मम्मा भी बुलाओ। तो यहाँ पर वो उसे लेकर शॉपिंग के लिए चली जाती है, जहाँ पर वो कहती है कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हें जो चाहिए तुम ले सकती हो। ऐसे भी ये शॉप हमारी इतना बोलते हैं यहाँ पर मीनू अपनी मम्मा को रोक देता है और कुछ ना कुछ बहाने मारने लगता है। इतने में यहाँ पर सिंह भी आ जाती है, जो कि
मिन्हो की मम को बोलते हुए सुन लेती है। एंड यहाँ पर मिन्हो की मम्मा उसे डॉटर इन लॉ बुला रही थी। तो फिर यहाँ पर वो कहने लगती है कि हाँ ये मेरी डॉटर इन लॉ ही तो है। फिर यहाँ पर सीन सोच लेती है कि कुछ भी करके इसे इन दोनों का डिवोर्स करवाना ही होगा। एंड यहाँ पर हम बाद में 2 वीक के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर इनकी कंपनी का एक एनुअल इवेंट होता है। यहाँ पर तो डेजी अंदर आ जा रही होती है, लेकिन इतने में यहाँ पर रायनन आ जाती है। तो फिर डेजी रायनन से नीचा दिखाने लगती है, लेकिन रायनन उसे अपने ड्रेस को टच करने के लिए नहीं देती और VIP वाला कार्ड देकर अंदर चली जाती है। फिर बाद में यहाँ पर वो मिलती है मिन्हो से हक कर लेता है, लेकिन डेजी कहती है कि सबके सामने तो मत करो। फिर बाद में वे लोग बैठ जाते हैं। सीन यहाँ पर डेजी से कहने लगती है कि ये कौन है, कौन सा ड्रेस पहन कर आ गए, तुम्हें पता है ना स्पीच देने के लिए कंपनी ने जो ड्रेस प्रिपेयर करी होती है वही तुम्हें पहनना होता है। एंड यहाँ पर रायनन जाकर कपड़े चेंज करने लगती है, जहाँ पर वो प्लेन वाइट सिंपल से ड्रेस होता है, लेकिन उसमें भी वो ब्यूटीफुल लग रही थी। पर यहाँ पर एक ट्विस्ट होता है। यहाँ पर रायनन को स्टेज पर आकर अपने ड्रेस के बारे में स्पीच देना था, जहाँ पर वो पूरी की पूरी नर्वस नहीं होती बल्कि उसका हस्बैंड नर्वस होता है। तो यहाँ पर रायनन अपने ड्रेस को हाफ में फाड़कर स्टेज पर चली जाती है अब तो स्पीच को पूरा करने के लिए। एंड यहाँ पर सभी लोग उसके लिए तालियां बजाते हैं और चीयर अप करने लगते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान लड़की होती है। इसके बाद में यहाँ पर रायनन मिलती है सीन से, जहाँ पर सीन उससे बोलने लगती है कि आखिर तुम दोनों की शादी को कितने साल हो गए हैं। तो रायनन कहती है कि साल नहीं, बस 3 मंथ्स हुए हैं। सीन बोलती है कि तुम्हें पता भी है कि मेरा और उसका क्या रिलेशन है। रायनन यहाँ पर कहती है कि हाँ बड़े अच्छे से पता है कि तुम उसे पसंद करती है, लेकिन वो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता। यहाँ पर सीन को ये बात सुनकर गुस्सा आ जाता है और सीन उसे बोलने लगती है कि ठीक है तुम फिलहाल अपने डिल्यूजन वर्ल्ड में रह रही हो, मैं तुम्हें अभी बता रही हूँ कि कुछ भी हो जाए वो घूम फिर कर वापस मेरे पास ही आने वाला है। बस हमारे बीच थोड़ी नोकझोंक हो गई है, इस वजह से हमारे बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा, लेकिन एंड जो उसका होगा वो मैं ही होंगी। यहाँ पर रैन बोलती है ठीक है अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो लगने दो, ऐसे भी वो कोई फिलहाल मेरे साथ में है। सीन बोलती है कि ठीक है जिस दिन वो तुम्हें बिट्रे करेगा उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि तुम समझ सकती हो कि वो तुम्हारे स्टैंडर्ड्स कितने लो हैं और मेरे स्टैंडर्ड्स तो हाई हैं। मैं हमेशा अपनी कंपनी में आगे फॉरवर्ड कर सकती हूँ। इसके बाद में यहाँ पर वो सभी लोग वापस से बैठ जाते हैं, जहाँ पर दूसरा मिनो चला जाता है वॉशरूम में। एंड यहाँ पर आ जाती है सीन जो कि उसके साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देती है, लेकिन मिनो अपने आप को सीन के सामने एकदम क्लियर आउट कर लेता है। बट अचानक से यहाँ पर रैनन आ जाती है जो उन दोनों को देखकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तो फिर यहाँ पर मीनू कहता है कि मैं तुम्हारी कसम खाकर कह रहा हूँ हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ, मैं एकदम इनोसेंट हूँ। रैनन कहने लगती है कि हाँ मुझे पता है तुम इनोसेंट हो, लेकिन वो लड़की तो मैं पसंद करती है। मीनू कहता है कि वो मुझे पसंद करती है, उससे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि हर बार उसे रिजेक्ट नहीं करता रहूँगा। इसके बाद हम यहाँ पर घर का सीन देखते हैं जहाँ पर रैनन अपने बच्चों के साथ होती है, साथ साथ यहाँ पर मीनू भी था। एंड इतने ही में ही दरवाजे पर कोई आता है जो कि होती है सीन। एंड यहाँ पर सीन एरी के लिए ढेर सारे टॉय लेकर आई थी, लेकिन यहाँ पर मीनू उनमें से एक भी टॉय लेने से मना कर देता है एंड जिनको वापस भेज देता है और अपने आप को वापस से क्लियर आउट कर देता है। फिर इसके बाद में हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पर हम डीजी और उसकी मम्मा को देखते हैं। डीजी और उसकी मम्मा बहुत खुश हो रही होती है, क्योंकि डीजी को और उसकी मम्मा को खासकर उस कंपनी यानी कि एलवी कंपनी के प्रेसिडेंट ने बुलाया होता है। डीजी को लग रहा होता है कि उसे प्रमोशन मिलेगा और एक घर में, लेकिन यहाँ पर जैसे ही वो एलवी के प्रेसिडेंट को देखती है वो शॉक हो जाती है और उसे समझ आ जाता है कि असल में प्रेसिडेंट कोई और नहीं बल्कि मिनो। एंड मीनू यहाँ पर उन दोनों को वार्निंग देने लगता है, जहाँ पर डीजी भी माफ़ी मांगते हुए को कहती है कि ठीक है मैं आइंदा ना कभी सिंह की बात सुनूंगी और ना ही रैनन को नुकसान पहुँचाऊंगी। इसके बाद वो लोग उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। दोस्तों यहाँ पर सीन होती है जो कि मीनू से मरने के लिए चली गई थी एंड उन दोनों में झगड़ा हो जाता है, क्योंकि सीन को बना था कि मीनू की वाइफ एंड यहाँ पर मीनू अग्री नहीं कर रहा था एंड उसे गुस्से में कंपनी से निकाल भी देता है। एंड यहाँ पर बाद में हम देखते हैं कि जो रैनन होती है वो मीनू के सामने बैठकर कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर रही होती है। वो इसके लिए क्योंकि रैनन को मीनू के बारे में सारी सच्चाई पता चल जाती है एंड बताने वाला कोई और नहीं बल्कि सीन ही थी एंड सीन ने ही रैनन को कुछ टैक्स दिया था। बाद में यहाँ पर मिनी कहने लगती है कि तुमने मुझे पहले बताया नहीं कि उसका नाम, अगर मुझे उसका नाम पता होता तो मैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकाल सकती थी, और मुझे नहीं पता था इतना अमीर होने के बाद भी वो तुमसे ये सारी स्ट्रगल वाले काम करवाएगा। दूसरा यहाँ पर रैनन कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लेती है, इतने में मीनू आ जाता है तो फिर मीनू उसे लेकर लिविंग रूम में चला जाता है। एंड यहाँ पर एमी और एरिक रिक्वेस्ट कर रहे थे कि प्लीज़ सर मम्मा को डिवोर्स मत देना। इतने में उनकी मम्मा नाराज होकर उठाती है और उसे बोलने लगती है कि कम से कम बच्चों को तो झूठ मत बोलो कि हम डिवोर्स नहीं लेने वाले। तो बोलने लगता है कि देखो मानता हूँ कि मैंने तुमसे झूठ बोला था, इसका मतलब ये नहीं कि तुमसे डिवोर्स ले लूँगा, प्लीज़ मुझे एक और मौका दो। लेकिन रैनन यहाँ पर साफ साफ कह देती है कि कंपनी से रिजाइन करने चले जाऊँगा। दूसरे दिन ये कंपनी आ जाती है, तब जाकर उसे पता चलता है कि यहाँ पर उसे सीन मिलती है एंड तभी सीन उसे बोलती है कि तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी भी चली गई, साथ साथ वो लड़का जिसे मैं बचपन से प्यार करती थी। फिर वो वहाँ से जैसे ही जाने लगती है वहाँ पर आ जाता है मीनू एक अच्छा सा फ्लावर से बुके लेकर, लेकिन मीनू रैनन उस फ्लावर को एक्सेप्ट नहीं करती और उसे नीचे गिरा देती है। फिर मीनू बोलने लगता है कि ठीक है एक काम करो, अब मुझे बताओ कि ऐसा मैं क्या करूँ जो तुम्हें समझ में आ जाए कि मेरे लिए तुम्हारी फीलिंग एकदम रियल है। लेकिन रैनन उसे कुछ जवाब नहीं देती और मीनू कहने लगता है कि ठीक है मैं अपनी कंपनी, मेरी प्रॉपर्टी और मेरे विलास, मेरे शेयर्स, मेरे पास जो कुछ भी है वो सब तुम्हारे नाम करवा दूंगा, आई स्वेयर। एंड यहाँ पर ये बात सुनते हैं रैनन बिगड़ जाती है, क्योंकि वो सब कुछ गिव अप करने के लिए रेडी होता है सिर्फ और सिर्फ रैनन के लिए। बाद में यहाँ पर वो उसे माफ़ी मांगने लगता है, जहाँ रैनन बोलती है कि ठीक है हम साथ रह सकते हैं और तुम्हारे कुछ टाइम दूंगी। इसके बाद यहाँ पर वो लोग फैमिली लंच के लिए जाते हैं, जहाँ पर सीन भी आती है एंड उन दोनों का झगड़ा हो जाता है। तो फिर यहाँ पर सीन को वो बाहर निकालने लगती है और दूसरी यूनिट होती है जो कि एमी और एरिक के ड्रिंक में कुछ मिला देती है, जिस वजह से उन्हें एलर्जी हो जाती है और वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। फिर फटाक से यहाँ पर वे लोग उन्हें लेकर हॉस्पिटल चले जाते हैं, जहाँ पर सोचने लगती हैं कि आखिर इन दोनों को सेम एलर्जी कैसे हो सकती है, मुझे ये
समझ में नहीं आ रहा है कि ये कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है। इसके बाद यहाँ पर टीजी अपनी मम्मा के साथ सेम हॉस्पिटल में होती है क्योंकि उसकी मम्मा को कैंसर हो गया था। तो फिर यहाँ पर वो रैनन को देखती है, यहाँ पर वो रैनन से पैसे निकलवाने का सही मौका समझती है। तो वो रैनन के पास चली जाती है और उसे कहती है कि मुझे 5 मिलियन चाहिए। लेकिन यहाँ पर रैनन साफ साफ मना कर देती है और बोलती है कि तुम्हारी लाइफ है, तुम खुद पैसे कमाओ और खुद इन सब चीज़ों में खर्च करो। फिर बाद में यहाँ पर डीजी विक्टिम कार्ड प्लान करना शुरू कर देती है और कहती है कि याद है जिस दिन तुम प्रेग्नेंट थी और बर्थ दे रही थी, उस दिन तुमने 2 जन को बर्थ दिया था, एक लड़की और एक लड़का। मैं बता सकती हूँ कि तुम्हारा सन कहाँ पे है। लेकिन यहाँ पर उसे लग रहा होता है कि डीजी झूठ बोल रही है, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी ओर डीजी बड़ी चालाक होती है, जो जाती है मीनू के पास में और उसे बताने लगती है कि तुम्हें पता नहीं है जो एमी है वो किसी और की ही बेटी है एंड ये सब रैनन की एक रात की गलती की वजह से हुआ था। डीजी उसे वीडियो तो बताती है लेकिन मीनू देखता ही नहीं। लेकिन अगर मीनू देख लेता तो उसे पता चल जाता कि उस वीडियो में कोई और नहीं बल्कि रैनन ही है। यहाँ पर उसे लगने लगता है कि अब तो रैनन काम से गई। लेकिन मीनू यहाँ पर डीजी पे चिल्लाने लगता है और कहता है कि मैं अब सब कुछ समझ सकता हूँ कि आखिर बेचारी रैनन पे क्या कुछ नहीं गुजरी होगी, सिर्फ और सिर्फ तुम और तुम्हारी फैमिली की वजह से। इतने में यहाँ पर रैनन आती है और उसे माफ़ी मांगती है। लेकिन मीनू कहता है कि तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। मुझे तो उल्टा तुम्हें सॉरी बोलना चाहिए क्योंकि ये वाली बात मैंने तुम्हें बताई नहीं कि आखिर एरिक किसका बेटा है। अब तक मैं उसकी मम को नहीं ढूंढ पाया हूँ। फिर यहाँ पर वो लोग होटल वाली बात को रिकॉल करने लगते हैं जहाँ पर वो होटल रूम में होटल का नंबर एकदम परफेक्ट होता है। फिर बाद में यहाँ पर वे लोग एरिक और मम्मी एमी का डीएनए टेस्ट करवाते हैं जहाँ पर उन्हें रिजल्ट मिल जाते हैं और रिजल्ट में पता चलता है कि वो दोनों एरिक और एमी के रियल मम्मा पापा हैं। और फिर बाद में यहाँ पर हम सीधा वेडिंग वाले सीन को देखते हैं जहाँ पर मिन्नू और रैन की वेडिंग होती है। मिन्नू यहाँ पर रैन को 7 जन तक उसका साथ देने के लिए वादा करता है, साथ साथ यहाँ पर वो अपनी फीलिंग को भी कन्फेस करता है। इसके बाद यहाँ पे दोनों किस करने लगते हैं एंड आए हुए सभी गेस्ट में नन्हे मुन्ने गेस्ट यानी एमी और एरिक वो लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं।